तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है आगे कुछ भी चूज करने के लिए। कुछ भी आप अगर किसी को बताना चाहते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो क्या होता है ना कि अभी आप ठीक है, अभी आप समझदार तो आप भी हैं, पर कुछ मामलों में आप उतने समझदार नहीं हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं आपको वही सही लगता है। तो मेरा मानना है कि मैंने सोचा कि कुछ बच्चों के लिए, हमारे कुछ बच्चे हैं जो कह रहे थे कि सही गाइडेंस चाहिए। तो जनरली 10th पास करने के बाद बच्चे के मन में बहुत तरह की भ्रम होती है जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्लियरली, जो उन्हें दिक्कत करता है 11th-12th करने के बाद। बहुत दिक्कत करता है, बाद में वो अपने आप को कोसते हैं, अरे ऐसा कर लिया। आप इसके लिए किसी सीनियर बच्चे से जो 12th पास कर चुके हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। जैसे आप अगर कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, कोई कोचिंग करना चाहते हैं, जैसे कि हम साइंस लेना चाहते हैं, बेसिकली मैं उसी के बारे में बताऊंगा, या कोई भी कोचिंग लेना चाहते हैं। अगर आप 10th पास कर चुके हैं और आप साइंस से आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो इसमें दो चीजें हैं अभी, कि बच्चे चाह रहे हैं क्या कि हम इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप 10th पास कर चुके हैं, अच्छा मार्क्स है, आप इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक और बात आती है कि चलो इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, कर लीजिए आप इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन। पर आपको क्या पता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आखिर दिक्कतें क्या है, क्यों मैं आपके सामने आज आया हूं। देखिए, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा तो है क्या कि अगर आप बिहार बोर्ड पास हैं, 10th पास हैं, या सीबीएसई भी पास है, मेनली बिहार बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं अभी। अगर बिहार बोर्ड अब 10th पास हैं तो दिक्कत क्या है कि आपको तो मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, मेहनत से ही आए हैं, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं आया भी होगा। पर जो आप 11th-12th में अगर आप साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, अगर आप 11th-12th में साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आपके साथ एक दिक्कत है। बोलिए क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि आपको पता नहीं है कि ये सब चीज कैसे पढ़ना है। इसके लिए आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे, कर लीजिए, वेल एंड फाइन, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, कोई इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए क्या क्या दिक्कतें आती है। 10th का सिलेबस, 10th का सिलेबस है ना, 10th के सिलेबस और 11th का सिलेबस में बहुत का डिफरेंस है, बहुत अंतर है। आपका मैं बताऊं, मैं आईआईटी का फाउंडेशन बैच पढ़ाता हूं 10th तक में, जो आईआईटी के लिए तैयारी, मतलब 6 से ही जो 10th तक तैयारी करते हैं। तो 10th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, एज ए मैं केमिस्ट्री टीचर हूं, तो वो मैं 18 घंटे में ही खत्म कर देता हूं। 18 घंटे में अच्छे से एकदम एक एक चीज एनसीईआरटी का, बोर्ड के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, बिहार बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि आपका 11th में जाएंगे ना, तो इसका पहला चैप्टर है, पहला नहीं दूसरा चैप्टर है जो पढ़ना है। पहला तो बेसिक्स ही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड चैप्टर है। अगला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको थोड़ा सा समय देंगे, मैं आपको समझा देता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है कि आप वो एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझे पढ़ाने में, मुझे खत्म करने में अच्छे से, अगर बोर्ड लेवल भी पढ़ाऊंगा तो कम से कम तो 15 क्लास लगेंगे, और आईआईटी लेवल का पढ़ाऊंगा तो कम से कम 25 क्लास लगते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। और आपका 10th का सिलेबस कितनी देर में खत्म हो जाता है? 18 घंटे में। अब आपको दिक्कत आएगी, आपको तो ये फील होगा कि अरे हम तो खतरनाक करके आ चुके हैं 10th में। हाँ, अच्छी बात है, ये एनर्जी रहना बहुत जरूरी है। अब आपके साथ दिक्कतें क्या क्या आने लगेगी उसमें। बेसिक्स अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको 11th समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो 3-4 महीना तो आपको समझ नहीं आएगा बहुत जगह, तो आप यहां से वहां जाएंगे, उस टीचर से उस टीचर के पास जाएंगे, करते करते करते, जो मैंने देखा है, मैंने बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाया, वो अपना 6 महीना बर्बाद कर देते हैं यही करते करते। भाई 11th का 6 महीना चला गया तो 10th में तो बेसिक खराब था ही, 11th का भी बेसिक पूरा खत्म हो गया। अब आप बोलिएगा सर इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको एक बात याद रखिए, रिजल्ट निकल चुका है, पूरा अप्रैल को आप डिसाइड कर लीजिए कि अप्रैल, हमारा जो अप्रैल का टाइम है ना, इसमें हम डेमो क्लास करेंगे जहां भी साथ। और मिनिमम एक बात और याद रखिए, किसी भी टीचर के यहाँ पढ़िए, जैसे मैं दरभंगा में पढ़ाता हूँ इंडिविजुअल, तो आप कहीं भी पढ़िए तो मिनिमम 7 दिन का डेमो कीजिए। क्या है कि एक दिन में आप किसी को जज नहीं कर सकते, हो सकते हैं वो बहुत अच्छे हों,
या आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतरे, तो एक दिन में आप जज मत कीजिए। मैक्सिमम बच्चे को मैं देखता हूँ इतने रहते हैं, कह रहे एक दिन में ही वो डिसाइड कर लेते हैं, किसी को नहीं। आप डिसाइड कर लीजिए कि 2-3 जगह जाएंगे, ठीक है, जिनके बारे में पता है। और अप्रैल तो 4 हफ्ते होते हैं, आप लगभग 4 कोचिंग का डेमो कर लेंगे, पर अपने आप में अस्थिरता रखिए, अपने आप में स्टेबिलिटी रखिए, फिर आपका ये चीज बेटर होगा। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं रखेंगे तो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कहाँ अच्छा है। ये मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को मतलब डिस्ट्रॉय होते देखा है इन्हीं वजहों से, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, 80% है, 90% है, उन्हें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। अरे नो डाउट 10th तक के सिलेबस में आपको कुछ आता है, पर आप मैंने कंपेरिजन बता दिया ना 10th सिलेबस और 11th के, सिर्फ एक चैप्टर का कंपेरिजन बता दिया। अगर आप इस बात को समझेंगे। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिविजुअल कोचिंग की मैं आपको बता रहा हूं। एक बैच में कम से कम 80 बच्चे, 90 बच्चे, 100 बच्चे, अब तो इंस्टीट्यूटों ने भी ये खोल रखा है। इसकी भी डिमेरिट है भाई, बहुत बड़ा डिमेरिट है ये। होता क्या है, 80 बच्चों में जैसे ही क्लास का स्ट्रेंथ 30 बच्चों से बढ़ने लगता है, आप पता नहीं, आप मेरी बातों को सुन लीजिए, आगे आपको महसूस हो, अभी आप मेरी बातों को ना समझे, जैसे ही 30 बच्चों से ज्यादा क्लास का स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है तो एक दिक्कत आती है। सर क्या दिक्कत आती है? दिक्कत यह आती है कि आपको उसके बाद समझ में आना कम हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रेंथ 30 बच्चों से बढ़ने लगेगी तो आपको समझ में आना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? देखिए क्या बात है कि आप गौर कीजिए, क्लास का स्ट्रेंथ होता है 1 घंटे का। 1 घंटे में कोई भी टीचर कंटिन्यूअस 60 मिनट पढ़ाते नहीं, कोई भी नहीं पढ़ाते, मैं भी नहीं पढ़ता। मैं अपने टाइम फिक्स करके रखता हूं 50 मिनट। चलो अब मैं जितना पढ़ाता हूं उसी से कंपेयर कर लेता हूं। 50 मिनट पढ़ाया, क्लास में बच्चे कितने हैं, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, चलो वर्स्ट केस में 15 ले लो, ठीक है, 50 ही है, 50 ही बच्चे। तो एक बच्चे पे एवरेज टाइमिंग मैटर करता है। क्यों मैटर करता है बता रहा हूं। एक बच्चे पे एवरेज टाइमिंग 1 मिनट का पड़ा। आप समझिए, आपको समझ में किसी टीचर की बात तब आएगी जब उस टीचर का आपसे आई कांटेक्ट हो, वो आपको नाम से बुलाए। लगभग टीचर को क्या रे समझ में आ रहा है, नहीं समझ रहे हो जी? एक बात बताइए, अगर 100 बच्चे की क्लास है, 50 का ही है, तो संभव है कि हर बच्चे से ऐसे पूछना? मेरा मानना है कि आप ध्यान रखें, 30 बच्चे से ज्यादा का बैच हो तो ज्वाइन कोशिश करें ना करने का। आपकी जिम मेरा राय है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा। अब आप समझिए ज्वाइन करना है या नहीं करना है, मेरा ये राय है, मेरा ये विचार है जो मैं आपको दे रहा हूं। 30 बच्चे से ज्यादा हो तो कोशिश कीजिए ज्वाइन ना करने का। अगर आप समझ रहे हैं 100 बच्चे में, देन वेल एंड फाइन, तो टीचर भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। एक और बात है, आप 10th के बाद 11th 12th जो पढ़ रहे हैं, तो आप क्या पढ़ने गए हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को नहीं पता होता है। लिखने के लिए सब लोग लिख दे रहे हैं, आईआईटी मेंस, नीट, एडवांस, सब कुछ लिखते हैं। बोर्ड, देखिए आप बोर्ड पढ़ने गए हैं या मेंस पढ़ने गए हैं या नीट पढ़ने गए हैं या एडवांस पढ़ने गए हैं, तरीका है इसका। केमिस्ट्री का मैं बता सकता हूं आपको क्लियरली। तरीका क्या है कि अगर आप बोर्ड पढ़ने गए हैं तो वो उसमें भी एनसीईआरटी ही पढ़ाना है। बस यही है कि एनसीईआरटी पढ़ाने के अच्छे से पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है, एनसीईआरटी के टॉपिक के हिसाब से पढ़ाना है। फिजिकल हो तो भी, ऑर्गेनिक हो तो भी, इनऑर्गेनिक हो तो भी। मैं आईआईटी का बैच कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा रहा हूं, दरभंगा में। और इंडिविजुअल में भी अगर बोर्ड लेवल ही पढ़ाना, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो भी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाना। अगर कोई भी टीचर ये नहीं कर रहे हैं तो आप बाद में पछताएंगे। उस वक्त तो बच्चे एक बहुत अच्छे होते हैं कि टीचर से जुड़ जाते हैं, कनेक्शन, ठीक है। 2-3 बातें और हैं इसमें। अगर 30 बच्चे से ज्यादा का क्लास है तो वो टीचर आपको जो होमवर्क देंगे उसका कॉपी नहीं चेक कर पाएंगे। मैं अपने क्लास में सब बच्चे का होमवर्क चेक करता हूं, और मैं बता दूं मैं पीटता भी हूं। जरूरी है आपके ये 2 साल जो है, आपको एक टीचर तो अच्छा होना चाहिए, वो एक अच्छा गाइड भी होना चाहिए, ठीक है, जो आपको अच्छा गाइड करे और पढ़ाए। ये फर्जीवाड़ा गाइड नहीं। एक होता है बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं लेकिन अच्छा गाइड पढ़ा नहीं रहे, नहीं। पढ़ाने का टेक्निक क्या याद रखना है कि एनसीईआरटी पढ़ाया ऐसा जाए कि एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज टॉपिक आपको समझ आए। हर बच्चे को एक जैसा समझ नहीं आ सकता, पर समझ में आना जरूरी है, थोड़ा ना थोड़ा, जो अपना लेवल है उससे अच्छा। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है आपको। अगर आप नीट के लिए हैं तब तो 100%, मेंस के लिए हैं तो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइन बाय लाइन ही पढ़ना है। फिजिकल में थोड़ा मोड़ा आप एस्केप कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा।
ठीक है। एक्स्ट्रा पर पहले डिसाइड कर लीजिए वो टीचर आपको किस चीज के लिए पढ़ा रहा है, और आप भी डिसाइड हो जाइए कि पढ़ना आपको किस चीज के लिए है। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड पढ़ना चाहते हैं? अब बोलोगे सर क्या तीनों अलग अलग है? नहीं, बोर्ड, नीट, मेंस, इन तीनों का सिलेबस एक ही है, और उसके लिए सिर्फ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो बीच में दिया रहता है क्वेश्चन चैप्टर के बीच में, सॉल्व एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल दिया रहता है चैप्टर के बीच में, और एक्सरसाइज, सब आपको आना चाहिए और सब आपसे बनना चाहिए। और बना करके ये टीचर से आप चेक भी करवाएंगे। आप क्या करवाएंगे? टीचर की ये जिम्मेवारी है कि ये चेक करवाएं, 11th में भी और 12th में भी। इससे क्या होगा कि आपका बोर्ड 100% कंफर्म हो जाएगा, और जिस बच्चे का बोर्ड मतलब एनसीईआरटी अच्छे से कंफर्म हो गया, उसका नीट का 50-60% सिलेबस वही कवर हो गया। कोई अजूबा बात पढ़ाना नहीं है 11th-12th में, कोई खतरनाक बात नीट के लिए नहीं पढ़ाना है, डिटेल्ड पढ़ा, थोड़ा सा और डिटेल हो जाना। जैसे बोर्ड के क्लास में एनसीईआरटी का कोई टॉपिक को पढ़ाने में हमें 1 घंटा लगता है, तो आईआईटी क्लास में वही 2 घंटे में लगता है। मेनली जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, हम यही आपको राय देंगे कि आप इस बात पे ध्यान रखिए। मैं बहुत जगह गांव में भी पढ़ाया हूं। जब मैं शुरू में था तो मैंने देखा कि बच्चों में ये सब प्रॉब्लम है। आपको अलग अलग तरीकों से बरगला दिया जाएगा गांव में, ठीक है। रीजन क्या है कि देखिए, जो आपको पढ़ा रहा है ना जिस लेवल का, उसे पहली बात खुद उस चीजों के बारे में परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, और अगर बिहार बोर्ड के लेवल से आप पढ़ रहे हैं 12th में, मतलब आपको सिर्फ 12th में बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, मेरा ये वीडियो लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप कहीं भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बिहार बोर्ड में नंबर आ जाता है। पर उस 2 साल के बाद जब आप घूम रहे होंगे किसी प्राइवेट कॉलेज में, या 6 लाख 10 लाख रुपया देकर के एक सिंपल सा नर्सिंग का कोर्स करने के लिए आप सोचेंगे, तो आपको बुरा लगेगा क्या कि हमने 2 साल तो बर्बाद किया। अच्छा नंबर था 10th में, हम अच्छे बच्चे थे, और हमने गलत गाइडेंस में। अब आप बोलेंगे सर गाइडेंस किससे लूं? किसी से नहीं लेने का। ये जो बात बताया, इसमें कुछ कुछ बातों को ध्यान रखिएगा मेरा, कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सर करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि नहीं। याद रखिएगा, टीचर को स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, आपको सिर्फ अच्छा फील करवा रहा है, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, बिहार बोर्ड में मार्क्स लाना 12th में भी, उसके लिए तो मैं बोलूं कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। आप मतलब एक ऐसा नहीं कि नहीं पढ़िएगा अगर बिहार बोर्ड है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2 साल बाद आप बहुत पछताएंगे अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो। ठीक है, जो बच्चे जिनको कुछ नहीं करना है, कुछ बच्चे का ऐसा होता है चलो ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं, तो उस कैटेगरी से आप अपने आप को जज मत कीजिए, ठीक है। क्लास का स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, टीचर